नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्वेंकेट 2022 के इस सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स जो क्या करंट से भी हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। नाउ अभी जो दुनिया में सबसे बड़ा तांडव चल रहा है वो है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, राइट। और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा भी था एक बार, हर्टलैंड रिमलैंड थ्योरीज के बारे में, राइट। नाउ अब ना मैं आपको फिर से एक बार रिन्यू कर देना चाहता हूँ आपके माइंड में दैट मैं क्यों इसलिए इसको स्ट्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि कल ही कोई स्टूडेंट थे मेरे आसाम से, राइट। तो उन्होंने आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस दिया था, तो कल ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर था उन लोगों का, राइट। वहाँ पे क्लियरली पूछा गया ये क्वेश्चन दैट बताओ भैया हर्टलैंड का हर्टलैंड थ्योरी का रिलेवेंस आज के दिन में है ना। सोचो कि, और ये सिर्फ एपीएससी में ही नहीं भाई मेरे, यूपीएससी का भी अगर पास्ट के क्वेश्चंस अगर आप खंगाल लोगे ना, 3 बार ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए यूपीएससी में दैट हर्टलैंड का प्रेजेंट डे रिलेवेंस बताओ कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये हर्टलैंड थ्योरी बहुत, हर्टलैंड ही नहीं रिमलैंड सब कुछ ही है इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मॉडल्स थ्योरीज एंड लॉज जो है ये अपने आप में ही ये यूनिट पूरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनडाउटेडली, राइट। बट क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है पीसीएसएस में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग भी कृपया इस पर अच्छे से कमांड बनाए रखें, राइट। चलो एनीवेज, यहाँ पे जो पूछा गया है, अच्छा आपको पता तो होना चाहिए दैट हाँ यूक्रेन है कौन सा रीजन में, रशिया कौन सा। तो ओवरऑल अगर बड़े मैप में हम लोग देखें तो यह ग्रीन में जो है यह है रशिया, ये जो है सैफरन में यह है यूक्रेन, राइट। अब देखो रीजन देख लो ना, मैं इस रीजन को ही आपको रिमाइंड करने की कोशिश करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी से मैं आपको हर्टलैंड को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, राइट। देख लो ये वाला रीजन, राइट। अब देखो ये जो अगेन हर्टलैंड थ्योरी अगर आपने देखा होगा, 3 थ्योरीज उन्होंने दिए थे बेसिकली मैकेंडर भाई साहब ने, राइट। 1904 में एक है 1919 में, 1919 में एक है 1943 में, राइट। तो ये 3 जो थ्योरीज दिए थे ना, उसमें अलग अलग मॉडिफिकेशंस उन्होंने लाए थे। सबसे पहले में इन्होंने पाइवट एरिया थ्योरी दिया, 1919 में इन्होंने हर्टलैंड थ्योरी दिया, और 1943 में इन्होंने हर्टलैंड के साथ साथ जो है मिडलैंड थ्योरी भी कंसिडर करेगा, ठीक है। अब अब ध्यान से देखना, मिडलैंड कौन सा रीजन इन्होंने बोला था 1943 वाले कॉन्सेप्ट में, ये वाला रीजन जहां पर आपका कनाडा, यूएसए और इधर का वेस्टर्न यूरोपियन रीजन भी एक साथ आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये रीजन्स अगर देख लोगे, यह सी एज वेल एज लैंड पावर दोनों में डोमिनेंट है। कहीं ना कहीं ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस देखोगे, इकोनॉमिकली ओवरऑल जितने भी सारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो है ना, इन रीजन्स के बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और आपको पता है दैट ये रीजन जो है अलाइव ही है, राइट। तो एक तरफ यह रीजन, यही तो इन्होंने मिडलैंड थ्योरी में बोला था ना जी, दैट 2 सुपर पावर्स हमें देखने को मिले हैं। एक है ये वाला सुपर पावर जो क्या सारे एलाइज है, आपको पता है, राइट। और दीज आर फॉर्म द नाटो एलाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पता है ना। और यह हर्टलैंड में मेनली जो आ रहा है वह है रशिया। सोच रहे हो नाटो पूरा है, इतना बड़ा है ना, और रशिया अकेला है। अब अभी कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि नाटो जो है वो फैल रहा है, राइट। इनफैक्ट यूक्रेन ने बोल दिया था दैट हम लोग भी नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, यूक्रेन अगर नाटो को ज्वाइन करेगा तो एक जो कवर बैठा रहा है ना यूक्रेन, देखो ये तो कवर ही है ना, यूक्रेन कवर है, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब ये भी नाटो के पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट। सो ये एक बफर प्रोवाइड कराता है रशिया को, जिससे नाटो डायरेक्टली रशिया के ऊपर अटैक ना कर दे, ठीक है। अब अगर सोचो ये बफर अगर हट जाएगा तो रशिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्या नहीं, है ना। और यही चीज तो देखो, अगर आप 1919 वाला थ्योरी देखोगे रशिया के, उसमें क्या स्ट्रेस दिया गया था दैट एक्चुअली में सी पावर जो उतना भाव नहीं है सी पावर का। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है ब्लैक सी से घुसना चाह रही थी, उसको रोक दिया। ब्रिटेन फिर इधर से भी अटैक करना चाह रही थी आपका बाल्टिक सी से, वहां पे जर्मनी ने आपका जाकर सी माइंस बिछा के रख दिया था, है ना। तो इसीलिए उसमें उसको भाव नहीं दिया गया, बट कहीं ना कहीं लैंड पावर को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दिया गया था, राइट। अब 1919 वाले थ्योरी के हिसाब से जो है यहां पर क्लियरली ये देखा गया दैट देखो भाई, उसमें बोला गया था दैट ये जो मिडिल वाला जो रूट है ना, इसको ईस्टर्न गेटवे का नाम दिया था इस पार्ट को, और बोला गया था ये ईस्टर्न गेटवे एक डोमिनेंट रोल पैदा कर सकता है
अगर आप हर्टलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब सोचो, ये जो ईस्टर्न गेटवे है यहीं पर तो एक यूक्रेन लाई कर रहा है। अगर यूक्रेन नाटो के ऊपर चला जाए, मतलब क्या, कहीं ना कहीं डोमिनेंस यूरोपियन एलाइज और यूएसए और मतलब नाटो का सबसे ज्यादा हो जाएगा ओवर रशिया। क्या वो कोई भी देश चाहेगी? नहीं, राइट। इसीलिए ये बहुत ही बड़ा हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये प्रेजेंट डे अगर एप्लीकेशन देखोगे तो जी हाँ, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बैठ रहा है, राइट। तो वही चीज है, देखो इस टाइप के इंसिडेंट्स को अगर आपको क्लियरली मैंने बता दिया, इसका मतलब यह है दैट अगर कल को यूपीएससी में ये क्वेश्चन फिर से पूछ ले, विच इज वेरी मच प्रोबेबल, पूछे ही जा सकता है, आप कोई दूसरा स्टेट पीसीएस भी क्यों ना दो, राइट, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी यूपी पीसीएस वाला एग्जाम आने वाला है। सो मेक श्योर दैट आप लोगों में से जो जो यूपी पीसीएस वाले कर रहे हैं वो लोग इसको थोड़ा, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देख के जाए, राइट, जिससे आराम से अटैच कर सके, राइट। सो यही चीज है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा न्यूज़ है, जो 25 फेब के बेसिकली पेपर में मैंने देखा था, वह है ये 2022। कहा जा रहा था दैट विल 2022 बी द ईयर ऑफ डिसरप्शन फॉर इंडियाज एक्वाकल्चर सेक्टर। तो आशा कर रहा हूँ, देखो एग्रीकल्चर में अगर देखोगे एक्वाकल्चर क्लियरली मेंशन किया हुआ है मेरे भाई, है ना, मैं ऐसे फालतू फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूँ ना। इस आर्टिकल में जो है ना, मैं बहुत सारे ऑथेंटिक ग्राफ्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एक्वाकल्चर इन इंडिया। एक काम करते हैं ना, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं दैट एक्वाकल्चर एक्चुअली में होता क्या है, राइट। पूरा चीजें अगर डिस्कस कर लेंगे तो प्रॉपर्ली आपको उसको दिमाग में प्रॉपर्ली बैठ भी जाएगा ना। एक्वाकल्चर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, बट साथ ही साथ और भी बहुत सारे इश्यूज को अपन इस आर्टिकल में कवर कर लेंगे। जैसे अगर पेपर 2 में देख लोगे, लास्ट यूनिट है ना कंटेम्प्रेरी इश्यूज, उसमें देखना फूड सिक्योरिटी क्लियरली मेंशन किया हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही रहा है। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में देख लेना लोकेशनल एनालिसिस में हम लोगों ने यही सीखा है दैट कोई भी लोकेशन का प्रॉपर रीजनल एनालिसिस करके हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, राइट। तो कभी भी अगर हम लोग सोचो यहाँ पर एक्वाकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक्वाकल्चर मतलब क्या, या तो आप ओशन में फिशरीज का काइंड ऑफ, अगर देसी लैंग्वेज में बोलोगे तो फिश का खेती करना, खत्म बात, ठीक है। तो या तो आप ओशन में कर रहे हो या तो आप इनलैंड वाटरवेज में कर रहे हो, ठीक है, यही ना चीज़ है जी। तो वही चीज़ है, पर्सपेक्टिव से इसको जोड़ने आप जोड़ सकते हो। रीजनल ज्योग्राफी में आप बोल सकते हो ग्रोथ सेंटर तो नहीं बोलूँगा मैं, माफ़ करना, ग्रोथ सेंटर तो नहीं, बट ग्रोथ पॉइंट के बारे में आप ज़रूर बात कर सकते हो, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ लेड डेवलपमेंट वहाँ पर लाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक रीजन है जहाँ पर उतना ज़्यादा, हाँ, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़ चलती है, बट मेनली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन क्रॉप, बट आप उसका इकोनॉमी को चेंज करके आप वहाँ पर फिश बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हो, राइट। तो मतलब आप एक पॉइंट से उस रीजन में ग्रोथ लाना चाह रहे हो, तो उसी को तो कहते हैं ग्रोथ पॉइंट। भैया आपने क्या पढ़ा है, एक रीजनल हायरार्कीज में होती है ना, ये पहले आता है ग्रोथ पॉइंट, उसके बाद आता है ग्रोथ सेंटर, उसके बाद आता है ग्रोथ पोल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में भी तो रखनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो एनीवेज सवाल ये होता है दैट एक्वाकल्चर होता क्या है। देखो एक्वाकल्चर को हम लोग पहले तो ध्यान रखो एक्वा फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्वाकल्चर, एक्वा दोनों जगह एक्वा है, राइट, मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का को ही कल्चर किया जाता है। कल्चर मतलब क्या, ऑफ कोर्स यार मारोगे तो नहीं ना है ना, उगाओगे आप उसको, राइट, कल्टीवेट करोगे, राइट। तो जी हाँ, कल्टीवेशन जब भी होगा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर, ठीक है, इजी। और ऑर्गेनिज्म में होती क्या है, यूजुअली सबसे पहले तो दिमाग में आता है फिश, राइट, और भी आते हैं शेल फिशेस भी होती है, एक्वाटिक प्लांट्स भी होती है, जैसे सीवीड्स। अब आपको पता है सीवीड्स का एप्लीकेशन, सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है, इससे बहुत ज़्यादा मेडिसिन बनाए जाते हैं। और भी एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन अभी के ज़माने में आ गया है, वो क्या है, इससे हम लोग बायोफ्यूल भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर में जो है ना, सीवीड का डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, केल्प प्रोडक्शन दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट एक्वा फार्मिंग जो है दोस्तों, नो डाउट इसीलिए हम लोग करते हैं जिससे प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब ऐसा थोड़ा ना है दैट हाँ, अगर यहाँ पर अभी एक्वा फार्मिंग कर रहा है मतलब अभी से ही मछली पकड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मछली खेती इससे पहले नहीं होती थी, नहीं, वो बिल्कुल होती थी, राइट।
बट अभी जो है इस प्रोडक्शन को इन्हांस करने का बारी है, राइट। और इसमें नो डाउट सिर्फ मरीन मान फ्रेश वाटर स्पीशीज ही नहीं बल्कि मरीन वाटर स्पीशीज का भी कल्चर किया जाता है। और फ्रेश वाटर बोले तो कहाँ पर बताइए, तो ज़्यादातर तो आपको लैंड बेस्ड प्रोडक्शन ही देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर मरीन वाटर बोले तो ज़्यादातर आपको ओपन सी प्रोडक्शन ही देखने को मिलेंगे। अब ओपन सी में भी दो किस्म के होते हैं, एक तो नॉर्मल ओपन सी, एक है ब्रैकिश वाटर। ये बेसिकली लगून्स में जो है ना हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं ब्रैकिश वाटर, समझ रहे हो बात। तो ये अलग अलग किस्म का ना। अगर काइंड्स देखोगे वेरियस शॉर्ट्स ऑफ एक्वाकल्चर जो कि हम लोग करते हैं, एक तो हम लोगों ने बताया ही आपको यहाँ पे केल्प, सीवीड या फिर एल्गीज वेरियस, ये क्या है एल्गी के ही फीचर्स है, राइट, जिसको हम लोग प्रमोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फिश फार्मिंग जो कि आप क्लियरली देखते हैं, श्रिम्प फार्मिंग, शेलफिश फार्मिंग, राइट। और पर्ल्स भी हम लोग उगाते हैं, जी हाँ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्वाकल्चर ओनली। अब सोचो ना, मोती उगाया जा रहा है। अब बहुत समय फार्मर्स क्या करते हैं ना, मोती के बीच में कुछ मतलब ऐसा मोती हो जाता है ना वो जिसमें भगवान का शेप ले लेता है। भगवान का शेप बोले तो जैसे सोचो गणेश जी का उनको वो बनाना है, ठीक है। तो भीतर में एक ऐसा वो चीज रखेंगे जो क्या ऑलरेडी रेप्लिका होगा गणेश जी का, ठीक है, और वो बहुत छोटा साइज का होगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो इसको भीतर घुसा दिया गया है ना। अब ये जो शेल जो होंगी ना, ये बनेगी इसी के इर्द गिर्द बन जाएगी, ठीक है। जब इसके इर्द गिर्द बन जाएगी तो क्या होगा, वो गणेश जी का ही शेप वो शेल ये पर्ल में भी मिल जाएगा, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए इस टाइप के और इसमें बहुत ज़्यादा कमाई भी, आप खुद सोचो ना, यहीं पर आप अगर ये ही बेच रहे हो, आप सोचो फिश ही बेच रहे हो, राइट, तो आपको सस्ते दामों में रिस्पेक्टिवली कम दामों में बेचना पड़ता है। बट अगर आप मोती बेच रहे हो ऊपर से भगवान वाला मोती या फिर कोई दूसरा स्ट्रक्चरल मोती, तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना, है ना। और सरकार का एम भी है अगर 2022 तक 2022 तक तो पॉसिबल तो क्या है नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं डायरेक्शन में तो जा रही है ना सरकार, दैट किसानों के इनकम को डबल किया जा सके, राइट। तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ एक्वाकल्चर आता है, राइट। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एल्गी कल्चर, दैट इज जब भी हम कोई पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एल्गी को उगाते हैं उसको हम लोग एल्गी कल्चर कहते हैं। वेरी गुड एग्जांपल इज सीवीड, है ना। अब इससे क्या होता है, देखो इसमें जो है यूजुअली हम लोग ओपन ओशंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। अब सिर्फ ओशंस में ही नहीं, ओशंस में तो उगाया जाता ही है, नो डाउट, ये एकदम नेचुरल प्राकृतिक जगह है, राइट। बट फ्लड प्लेन्स में भी उगाया जाता है। फ्लड प्लेन्स तो आपको शायद पता होना चाहिए ज्योग्राफी में क्या होता है फ्लड प्लेन्स, राइट। सोचो ये ब्रह्मपुत्र है, राइट, ये ब्रह्मपुत्र का वाटर लेवल है, राइट। अब क्या होगा दैट यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे घर वर बना हुआ रहता है, राइट। बट ये वाला भी तो रीजन लाई कर रहा है ना, ये वाला भी तो रीजन लाई कर रहा है। बट यहाँ पर यूजुअली ज़्यादा खेतीबाड़ी ही की सिर्फ की जाती है, घर कंस्ट्रक्शंस नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लडिंग के समय में जो है आराम से देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट वाटर जो है इसके ऊपर में भी आ सकता है, राइट। बट खेती करोगे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खेती ही ना नुकसान होगा जी। बट अगर इंसान अगर डूब गया तब तो फिर मुश्किल है ना, ठीक है। तो इसीलिए तो एनीवेज आपको पता होना चाहिए दैट हाँ सीवीड्स का कल्चर जो है ये एल्गी कल्चर में आता है। ये जस्ट एक वो लेकर रखो, सब कुछ भीतर में मत घुसोइए आप, है ना। आप सिर्फ ऊपर में अगर आपको ध्यान में अगर रहेगा तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा टेंशन मत लो। नेक्स्ट इज फिश फार्मिंग। अब फिश फार्मिंग जो है इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर्म होता है एक्वाकल्चर का। ये सब कोई बहुत दिनों से होता चला हुआ आ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि अगेन हमें पता है दैट फिशेस जो है एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, राइट। बट अभी के समय में क्या हो रहा है, कमर्शियल फार्मिंग फिशिंग इतना ज़्यादा हो रहा है जिससे ओवर फिशिंग्स का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। बट साथ ही साथ यह भी देखने को मिल रहा है दैट फिशेस का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है ना जी। क्योंकि क्या हो रहा है ना, फिश के जो तेल निकलता है ना उससे बहुत समय आपको बहुत सारे प्रोटीन वाले चीज़ें बनाई जाती हैं। जी हाँ, अगर आप जिम करते होंगे तो आपको शायद एक टैबलेट दिखता होगा वहाँ पर, फिश ऑयल वाला टैबलेट होता है ना, आप अपने जिम ट्रेनर से पूछिएगा, ठीक है। तो वो क्या है, ऑफ कोर्स कहाँ से मिलता है, यहीं से तो मिलता है उन लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ है अगेन, तो डिमांड भी बढ़ रहा है तो अगेन ये सब भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज, माफ़ कीजिएगा गाइस, नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर प्रॉन फार्मिंग। अब ये क्या है, देखो अब एक्वाकल्चर एक बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना दैट प्रॉन्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोगों में से ऐसे बहुत जने होंगे जो क्या प्रॉन्स खाते वाते भी होंगे, राइट। तो प्रॉन्स की खेती जो है इसको काफ़ी ज़्यादा
फिश फार्मिंग में प्रमोट किया भी जाता है। एनीवेज ये सब क्या है डिस्कस करो। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर, राइट। ये प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि बहुत समय ये होता है ना, दैट इज फिश, जैसे फिश का जो पॉटी होता है ना, उसके पॉटी से अल्टीमेटली फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। आप खुद सोच रहे हो, मतलब फिश का जो बाई प्रोडक्ट है उसको यूज करके फर्दर एक अलग प्रोडक्ट बना दिया जाता है, समझ रहे हो। सो दैट इज इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर, ये प्रोसेस है, राइट, है ना। तो ये आपको समझ, इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट तो सस्टेन रहता ही है, बट साथ ही साथ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी रहती है फिश फार्मर्स का, और ऑफ कोर्स सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी है, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रमोट ही किया जाता है इसको, इस चीज़ को, राइट। नेक्स्ट इज मैरीकल्चर। अब क्या होता है ना, दैट मरीन ऑर्गेनिजम्स का जो है वहाँ का उसको कल्चर किया जाता है, कहाँ पर, ओपन सीज में। अब कैसे किया जाता है, देखो इस टाइप के देख रहे हो, इतने बड़े बड़े जो है ना, ये जैसे सोचो ये सी लेवल है, ठीक है, और ये देख रहे हो ये गोलसा, तो इस टाइप का गोलसा क्या करता है, जाली होता है ये आपको ऊपर से सिर्फ इतना छोटा सा दिख रहा है ना, बट भीतर में ऐसा जाली होता है, और ये जाली जो है चारों तरफ से कवर होता है, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ छोड़ दी गई, उनके लिए खाना छोड़ दिया गया, ठीक है, और ये वैसी टाइप की मछली है जो कि ओशन में ही सर्वाइव कर सकती है, तो ठीक है, ओशन का इन्वायरमेंट ही रखा है इन्होंने, है ना। इन्होंने बाहर तो नहीं ले गए, इनलैंड वाटर्स में तो ले ही नहीं जा रहे हैं, बट साथ ही साथ ओशन का पानी भी उनको मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, और ये अपने आप को आराम से प्रोपेगेट भी कर सकता है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग मरीन कल्चर, ठीक है, और इससे भी बहुत ही ज़्यादा बेसिकली कमाई हो रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इट, राइट, यू कैन राइट अबाउट इट। एनीवेज नेक्स्ट इज श्रिम्प फार्मिंग। ये भी एक्वाकल्चर का ही फॉर्म है, जहाँ पर मरीन श्रिम्प्स को कल्टीवेट किया जाता है ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए, राइट। अच्छा, 75% ऑफ द फार्म जो श्रिम्प्स होते हैं वो बेसिकली चाइना और थाईलैंड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। आप जगह वहाँ पे जाइएगा ना, इस टाइप की खेती आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। पीपल डू लव देयर दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। चाइना की तो बात ही छोड़ो, वो तो क्या क्या खा लेता है। एनीवेज नेक्स्ट इज वेलिंग। अब देखो वेलिंग भी पहले क्या होता था, अभी भी इनफैक्ट होता है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जैसे चाइना, जापान, वो लोग जो है ना वेल को मार देते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि उसको वो लोग खाते हैं एक तो, और उसका तेल वेल निकाल कर और भी बहुत कुछ मेडिसिनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या वो करते हैं, है ना। तो इनफैक्ट ये भी बोला गया 2/3 ऑफ द वेल्स जो है ये सदर्न ओशंस में ही हमें मिलता है, बिलो 50 डिग्री लैटिट्यूड, और रेस्ट 1/3 जो है ये नॉर्थ पैसिफिक या फिर नॉर्थ अटलांटिक रीजन में हमें देखने को मिलता है। और जो नॉर्दर्न पैसिफिक वाले बेल्ट वाले रीजन्स है, वहीं पर बेसिकली चाइना, जापान की जो वेसल्स है वो इस सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट सी मैमल को पकड़ के खाती है वैसे, लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, राइट, बट स्टिल बहुत सारे कंट्रीज सुनते ही नहीं है। आप क्या करोगे, है ना। मतलब इस पे सर्विलांस रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप खुद सोचो ना, अगर जापान की एक बड़ी वाली शिप इसको पकड़ भी ले, आप क्या कितना कैसे देखोगे यार, उतना सर्विलांस रखना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज पैडी कम फिश कल्चर। अच्छा, ये पैडी कम फिश कल्चर जो है ये भी एक टाइप ऑफ आप बोल सकते हो एक्वा फार्मिंग ही है, जहाँ पर आपको एक तो पैडी आप ग्रो कर ही रहे हो, बट साथ ही साथ जो वहाँ के जो पानी है वहाँ पे फिशेस भी आपने छोड़ दिए हैं। इससे 2 in 1 फायदा हुआ, राइट। आपकी पैडी भी हो रही है और फिशेस भी प्रोपेगेट कर रहे हैं, राइट ना। अगर आप सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा दैट हम लोग जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को भी फोकस करते हैं, राइट। नेशनल फिशरीज पॉलिसीज़ आपको पता होना चाहिए। 3 फिशिंग पॉलिसीज़ को बेसिकली मर्ज की गई थी, उसके बाद ये पॉलिसी लाया गया था, जिसका मेन एम यही है दैट ओवरऑल जो ये फिशिंग सेक्टर है ना, इसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए और मेक श्योर किया जाए दैट सरकार के पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ लाया जा सके। इसलिए फोकस्ड इंटरवेंशन किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है रिक्विजिट इम्पेटस फॉर रियलाइजिंग द फुल पोटेंशियल अक्रॉस द कंट्री, राइट, ऑफ द फिशिंग सेक्टर, राइट। और वो कैसे किया जाता है, ऑफ कोर्स यार फिशिंग जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमली हार्नेस करना, है ना। क्योंकि अब सरकार का तो एम ही है दैट सर फिशिंग फिश फार्मर्स इन जनरल का जो है पैसे को डबल करना है, राइट। और यही नहीं, हमारा जो कोस्ट लाइन भी अगर आप देख लोगे 7,500 किलोमीटर का डिस्टेंस का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है भाई, आप समझ सकते हो। अब वहाँ पर अगर फिश फार्मर्स को हम लोग को और भी इनकरेज करें और भी उनको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, तो क्या वो लोग
ज़्यादा से ज़्यादा फिश नहीं पकड़ेंगे, एब्सोल्युटली पकड़ेंगे, है ना। इससे क्या हमारा एक्सपोर्ट्स भी डबल नहीं होगा, एब्सोल्युटली फॉरेन करेंसी भी हमारे पास घुसेगा, राइट। और यही नहीं दोस्तों, हम लोग हार्नेस कर पाएंगे ये फिशरीज का एक्चुअल पोटेंशियल को, राइट। जो कि हम लोग बोलते हैं ना दैट हाँ भाई ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना, ब्लू इकोनॉमी। और ब्लू इकोनॉमी हार्नेस कैसे करोगे भैया? ये जो 7,500 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है उसको अल्टीमेटली तभी हम लोग हार्नेस कर सकते हैं जब प्रॉपरली उसके ऊपर हम लोग काम करें, राइट। और अगेन फिशिंग कल्चर जो है ये एक बहुत अच्छा सोर्स है through which we can actually achieve it, right? Next is modernizing, rationalizing and diversifying fishing practices. जी हाँ, वो ओशंस में लो, सी जैसे हम लोगों ने बोला ना मरीन कल्चर, राइट। अगेन अभी क्या होता था, नॉर्मल जाली फेंक दो पकड़ लो, राइट। बट मरीन कल्चर ये एक अलग सा टेक्निक है। ऐसा हो सकता था शायद रीजनल फार्मर्स को वो चीज़ पता नहीं है, राइट। अब पता कैसे होगा? जब आपने कहीं से सीखा होगा तभी ना पता होगा जी, है ना। तो अगर आपने नहीं सीखा है तो हाँ, सरकार भी तो अपने साइंटिस्ट को भेजकर उन्हें ट्रेन कर सकती है ना, एब्सोल्युटली वही सब चीज़ें बोली जा रही है। नेक्स्ट इज इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर होगा ही, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर होगा, राइट। इससे जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है फिशेस की वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो बोलते हैं ना दैट हिडन हंगर जो हमारा टॉपिक उठा, तो वो हिडन हंगर भी कहीं ना कहीं फुलफिल होगा ना। कुछ डेटाज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखिए और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए ये क्या बोल रहा है। समझ लिया आपने? चलिए डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे क्लियरली ये बोला गया है दैट अगर एक्वाकल्चर फीड मार्केट देखोगे, है ना, मतलब प्रोडक्शन जो एक्वाकल्चर का किया जा रहा है ओवरऑल समय के साथ साथ कैसे बढ़ रहा है हमारे देश में, राइट। 2014 क्या था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2022, 23 तक क्या होगा, मतलब ओवरऑल। मैं आपको ये डेटा बिल्कुल याद नहीं करने नहीं बोल रहा हूँ ना, आप सिर्फ ओवरऑल रखिए। 2014 से जो ये डेट ग्राफ है, क्या हम लोग कंसीडर कर सकते हैं दैट ये ग्राफ जो है ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है ना, बढ़े जा रहा है ना। तो आप भी जब भी कीजिएगा ना ऐसे कीजिएगा, ईयर, राइट, प्रोडक्शन, राइट, और सिंपली ऐसे एक बता दीजिएगा फिर बस खत्म, खत्म, और कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट इज इंडिया का एक्वाकल्चर एंड मरीन प्रोडक्ट्स का जो मार्केट साइज देखिएगा बाय रीजन बाय वैल्यू, तो वो कुछ ऐसा है दैट देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब इंडिया में जो ये एक्वाकल्चर या फिर मरीन कल्चर किया जाता है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है, राइट। और प्रोपोर्शन कैसा है आप देखिएगा, वो चारों तरफ से वो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हम लोग एक्वाकल्चर या फिर मरीन कल्चर करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ ओशंस में ही नहीं करते, इनलैंड में भी करते हैं, और इनलैंड में ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ओशंस। समझ रहे हो बात? इसीलिए देखो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ से देख लो, ये सब में ही ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन बढ़े जा रहा है। देख लो इसका भी प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, इसका भी प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, इसका भी, सबका ही ऑलमोस्ट धीरे धीरे प्रोपोर्शन बढ़े जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज स्टेट वाइज, अगर इनलैंड फिशिंग प्रोडक्शन अगर आप देख लोगे तो ओवरऑल भी देखो ये बढ़ रहा है, इनलैंड फिश प्रोडक्शन बढ़े जा रहा है, ठीक है। बट अगर आप स्टेट वाइज भी कंपेयर करोगे ना तो भी देखो, ये देखो आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, देख रहे हो, वेस्ट बंगाल का उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद देखो ये गुजरात, केरल, ये सब तो नीचे है, मतलब आपको सिर्फ ऊपर का टॉप्स याद रखिए, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। मेजर फ्रेश वाटर एक्वाटिक रिसोर्सेज एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस जो की जाती है वो देखो कहाँ कहाँ ज़्यादा की जाती है, ठीक है। और इनफैक्ट डेटा भी साइज भी दिया हुआ है क्लियरली, रिवर्स में सबसे ज़्यादा किया जाता है ना, देख रहे हो। अच्छा नहीं ये तो इससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा है बेसिकली। आप ये देखो 23.8 लाख हेक्टेयर, 5 पॉइंट इतना लाख हेक्टेयर, 14 पॉइंट इतना लाख हेक्टेयर, 16 पॉइंट इतना लाख हेक्टेयर, राइट। तो ये बेसिकली अलग अलग रीजन्स में कैसे कैसे फिश प्रोडक्शंस कैरी आउट किए जा रहे हैं। अब देखो ये मरीन इनलैंड, मैंने बोला था ना इनलैंड में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, तो ये ग्राफ से भी हमें क्लियरली दिख रहा है। देखो पहले जो है अराउंड 2000 तक जो था मरीन रीजन में जब ज़्यादा किया जाता था, बट बाद में जो है एक पुश मिला जब इनलैंड की जो फिशिंग कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इसको पुश दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इनलैंड और मरीन, अगर देखोगे तो भी देखो ये आप क्लियरली देख ही सकते हो यार, है ना, ये मतलब इनलैंड वाला जो है ये प्रोपोर्शन रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मरीन फिशिंग, राइट। इंगेजमेंट इन फिशिंग एक्टिविटीज़ एट ऑल इंडिया लेवल अगर देख लोगे तो फुल टाइम फिशिंग देखो
अच्छा चलो ये तो खैर फालतू है, ये नहीं भी करने से होगा, बट कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे इनलैंड और मरीन फिशिंग का इन डिफरेंट ईयर्स, तो वो आप देख सकते हो दैट इनलैंड की जो है ये बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। देखो पहले देख क्या था ना, 2000 के पहले तक जो था इनलैंड फिशिंग कम थी, होती थी, राइट, मरीन फिशिंग ज़्यादा होती थी। 2000 में कहीं ना कहीं सेम हो गया, बट बाद में जो है पोस्ट 2000 अगर आप देख लोगे इनलैंड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉपिक्स। आशा करता हूँ चीज़ों को आपको प्रॉपर्ली समझ में आई होंगी। अगर फर्दर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो अगेन आप स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, क्योंकि और वहाँ पे अगर चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन्स भी ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।